चलिए फ्रेंड्स, श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पार्ट सेकंड में पार्ट करते हैं। टॉपिक है राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की। तो आइए पहला प्रश्न इसमें देखते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। कौन कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, या दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो ऑप्शन होगा केवल 1, 3 और 4। तो संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार अगर देखा जाए तो राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य हों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। तो ये सब सम्मिलित होंगे। आगे चलते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सही हैं। तो इसमें केवल 1 और 2 कथन सही हैं, तीसरा गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, केवल 1 और 2। तो देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 58(1) के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। तो आगे देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। देखते हैं, अनुच्छेद 56(1) क के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा। संविधान के अनुच्छेद 56(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करता है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहे हैं? तो वहाँ पे ऑप्शन होगा बीबी गिरी। बीबी गिरी जो है वह संबद्ध रहे हैं। तो बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1969 ईस्वी से 1974 ईस्वी तक था। वे अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद का निधन उनके कार्यकाल में ही हो गया था। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है, और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53(2) के अनुसार राष्ट्रपति संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान कौन कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 71(1) के अंतर्गत राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी शंकाओं और विवादों का समाधान भारत का उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट करेगा और उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। केंद्र और राज्य के मध्य संसाधनों के वितरण के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रपति द्वारा किस निकाय का गठन किया जाता है? तो वित्त आयोग का गठन किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर या उससे पूर्व राष्ट्रपति एक वित्त आयोग का गठन करेगा जिसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह संघ तथा राज्यों के मध्य करों के शुद्ध आगमों के वितरण तथा भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान किस आधार पर दिया जाए, इसके संबंध में सुझाव देगा। राष्ट्रपति आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखवाएगा। तो 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह की अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है। कब किया गया है? 27 नवंबर 2017 को एन.के. सिंह जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, इनकी अध्यक्षता में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है 27 नवंबर 2017 को। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है संसद के सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, संसद और विधानमंडलों के सदस्यों द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद के सदस्यों द्वारा। तो संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों से मिलकर गठित होने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है।
उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, लोकसभा का, योजना आयोग का, राष्ट्रीय विकास परिषद का। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। तो संविधान के अनुच्छेद 89(1) के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। भारत में उपराष्ट्रपति के पद संबंधी प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? तो 2 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन, तो बता दें 104वें संविधान संशोधन के तहत इसको अब खत्म कर समाप्त कर दिया गया है। जो एंग्लो इंडियन का मनोनीत होता था वो 104वें संविधान संशोधन के तहत 104वां संविधान संशोधन के तहत इसे खत्म कर दिया गया है। आगे देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति लोकसभा में उस समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, जो कि अब खत्म हो गया है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुच्छेद 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा और यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है तथा इसके वेतन एवं भत्तों आदि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, संसद के द्वारा चलाया जा सकता है। तो देख सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के अतिक्रमण वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर महाभियोग इम्पीचमेंट चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पे देखेंगे किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, परंतु ऐसा प्रस्ताव लाने से पूर्व कम से कम 14 दिनों की लिखित सूचना राष्ट्रपति को देनी आवश्यक है। महाभियोग के लिए संकल्प रेजोल्यूशन प्रस्तुत करना होगा जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर हों और उसे उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया गया हो। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? तो डॉक्टर एन संजीव रेड्डी को निर्विरोध चुना गया था। नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1977 से 1982 तक था। वे भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार रह चुके हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र व्यक्ति थे जो राष्ट्रपति पद के लिए 1952 से 1957 ईस्वी तक, 1997 से 1962 ईस्वी तक 2 बार निर्वाचित हुए थे। भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग होता है? तो संसद का अभिन्न अंग होता है। भारत का राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति बने थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 2 पूर्ण अवधियों 1952 से 1957 तथा 1957 से 62 ईस्वी तक भारत के उपराष्ट्रपति थे तथा वे 1962 से 67 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति भी थे। 1949 से 1952 ईस्वी तक सोवियत संघ रूस में भारत के राजदूत थे। देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर डीप पूछता है तो डीप में यह क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यहाँ से देख सकते हैं, भारत के राजदूत भी रहे सोवियत संघ रूस में। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। आगे देखेंगे, वे वर्ष 1952 में भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने एवं वर्ष 1954 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 14 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो देखेंगे यहाँ पे, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के लिए कुल 14 सदस्यों को मनोनीत किया करता है। संविधान के अनुच्छेद 80(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हैं। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा पर अपने पद पर बना रह सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति के इच्छानुसार अपने पद पर बना रह सकता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, जबकि अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघ के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं, अर्थात राष्ट्रपति जब तक चाहे कोई केंद्रीय मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है, बशर्ते वह संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य हो, अन्यथा 6 माह से अधिक दिनों तक वह मंत्री नहीं रह सकता। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का निर्वाचन आयोग, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, भारत के अटॉर्नी जनरल। तो राइट आंसर होगा भारत का निर्वाचन आयोग। संविधान के अनुच्छेद 324(1) के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों तथा संसद और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचनों का आयोजन भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है वह 6 महीने के लिए लागू रहता है। ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब संसद का कोई एक सदन अथवा दोनों सदन सत्र में न हो। यदि राष्ट्रपति को ऐसा विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश 6 माह के लिए लागू रहता है, परंतु संसद के सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो अधिनियम बन जाता है। आगे देखते हैं संसद। भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। आगे देखेंगे, भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। संसदीय शासन का उद्भव ब्रिटेन में हुआ, इसलिए ब्रिटेन की संसद को संसद की मां या संसद की जननी कहा जाता है। वेस्टमिंस्टर मॉडल शासन की एक लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था है जो सैकड़ों वर्षों के काल में ब्रिटेन में विकसित हुई। इस व्यवस्था का नाम लंदन के पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर पर आधारित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जो संसदीय व्यवस्था है ब्रिटेन की वो किस पर आधारित है, तो पैलेस ऑफ वेस्टमिंस्टर पर आधारित है, जहां पर ब्रिटेन की संसद स्थित है। इसलिए वेस्टमिंस्टर का अर्थ होता है सरकार का स्वरूप संसदीय है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 है, जिसमें लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 होती है, जिसमें राज्यों के 530 सदस्य तथा केंद्रशासित क्षेत्रों से 20 सदस्य हो सकते हैं, किंतु वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से एवं 13 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों से हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2019 में 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो एंग्लो इंडियन है उनको हटा दिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है और उसका विघटन डिसोल्यूशन नहीं किया जा सकता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर रिटायर हो जाते हैं। राज्यसभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1952 में हुआ था राज्यसभा का गठन। राज्यसभा का गठन सर्वप्रथम वर्ष 1952 में हुआ था। इसका प्रथम सत्र 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ। वर्ष 1954 तक राज्यसभा को राज्य परिषद के नाम से जाना जाता था। कब? 1954 तक। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में इसे 245 सदस्य हैं। लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? तो संसद निर्धारित करता है। संविधान के अनुच्छेद 97 के अनुसार राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते को संसद विधि द्वारा समय समय पर निर्धारित करती है। इसका उल्लेख संविधान को दूसरी अनुसूची में किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यह संघ एवं राज्यों के तथा किसी अन्य प्राधिकारी या निकाय के लेखाओं का परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट संघ में, राष्ट्रपति तथा राज्यों में राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है लोक लेखा समिति।
तो भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधी प्रतिवेदनों की जांच लोक लेखा समिति करती है। यह संसद की सबसे पुरानी समिति है तथा इसका गठन 1921 ईस्वी में किया गया। इसके कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा एवं 7 राज्यसभा से शामिल होते हैं। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो राज्यसभा का अध्यक्ष या सभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका निर्वाचन सदस्य संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के अनुसार एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल वोट द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के सभापति डिप्टी चेयरमैन का चुनाव केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसे ध्यान रखेंगे। जो राज्यसभा के उप सभापति का जो चुनाव होता है वो केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है। संसद के किसी सदन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को लोक महत्व का अविलंबनीय विषय मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा स्थगन प्रस्ताव। आगे देखते हैं। स्थगन प्रस्ताव एडजॉर्नमेंट मोशन प्रस्तुत करने का मूल उद्देश्य लोक महत्व के अविलंबनीय विषयों पर संसद के किसी सदस्य द्वारा किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किंतु इस प्रस्ताव को कम से कम 50 सदस्यों की सहमति तथा अध्यक्ष की अनुमति से ही लाया जा सकता है, जिसके तहत सदन की नियमित कार्यवाही को स्थगित करके इस पर चर्चा कराई जाती है। इस प्रस्ताव पर कम से कम 2.5 घंटे तक चर्चा होना आवश्यक है। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, कैबिनेट सचिव, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। तो कैबिनेट सचिव इसका सही आंसर होगा। मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार तथा उप मंत्री सम्मिलित होते हैं। अनुच्छेद 75 एक क के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी। इसे 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया था। निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? आहूत करना, सत्रावसान करना, विघटन करना, बर्खास्त करना या संसद से संबंधित शब्दावली नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो देखेंगे यहाँ पे बर्खास्त करना भाग की संसदीय शब्दावली से संबंधित नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदस्य को अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, उनके अधिवेशनों का सत्रावसान करेगा और लोकसभा का विघटन कर सकेगा। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री या लोकसभा का अध्यक्ष। तो राइट आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। अनुच्छेद 117 एक के अनुसार धन विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा से केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाएगा। धन विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। इसके अनुसार कोई विधेयक धन विधेयक होगा यदि उसमें निम्न विषय सम्मिलित हों। कौन कौन देखेंगे? तो पहला है किसी कर का अधरोपण, उत्साधन, एबॉलिशन, परिहार, रेमिशन या परिवर्तन, अल्टरेशन एवं भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने, भारत की संचित निधि तथा आकस्मिकता निधि पर किसी व्यय को भारित करना आदि ये सभी उसमें शामिल होंगे। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? राज्यसभा के सदस्यों से, लोकसभा के सदस्यों से, दोनों सदनों के सदस्यों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के सदस्यों से। तो प्राक्कलन समिति जो है ये एक अस्थायी एवं सबसे बड़ी संसदीय समिति है जिसमें 30 सदस्य होते हैं। इस समिति के सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं तथा इसका अध्यक्ष इन्हीं सदस्यों में से लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह समिति सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट का गहन परीक्षण करती है तथा आवश्यक उपचारात्मक, आर्थिक उपाय एवं प्रशासनिक सुधारों से संबंधित सुझाव देती है। संसद के किसी सदन में मुख्य विपक्षी दल की मान्यता प्राप्त करने के लिए उस दल के कितने सदस्य होने चाहिए? तो सदस्य की कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होना चाहिए।
लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितनी कि सत्ता पक्ष रूलिंग पार्टी की होती है। तो संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दल जो अपोजिशन पार्टी होती है, विपक्ष का दर्जा उस पार्टी या दल को दिया जाता है जिसकी सदस्य संख्या उस सदन के 1/10वें भाग के बराबर होना चाहिए। लोकसभा में 55 सदस्य और राज्यसभा में 25 सदस्य होना आवश्यक है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन होगा राष्ट्रपति के द्वारा। तो देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। जब किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति के कारण गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त होता है कि वह विधेयक पर विचार करने और मतदान करने के लिए दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाए। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या राज्यसभा अध्यक्ष के द्वारा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। संसद की लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। वर्ष 1967 से यह परंपरा रही है कि इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के किसी सदस्य को नियुक्त किया जाता है। लोक लेखा समिति को कभी कभी प्राक्कलन समिति, एस्टिमेटिंग कमेटी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। देखेंगे, लोक लेखा समिति को कभी कभी प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है क्योंकि इन समितियों के कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्राक्कलन समिति यानी कि सार्वजनिक व्यय के अनुमानों के संबंध में कार्य करती है और लोक लेखा समिति सरकार के व्यय के लिए सदन द्वारा प्रदान की गई राशियों का विनियोग दर्शन वाली लेखाओं की जांच करती है, जिसका उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि धन उसी मद में खर्च हुआ है जिसके लिए प्रदान किया गया था। संसदीय सरकार की एक प्रमुख विशेषता है कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल होना। कार्यपालिका लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका विधानमंडल से अलग होती है। संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। संसद के प्रति मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो यहाँ पे देखेंगे, सरकार के संसदीय व्यवस्था को कार्यपालिका और विधायिका के संबंधों के आधार पर संसदीय और अध्यक्षीय व्यवस्था में विभाजित किया जा सकता है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था इंग्लैंड के वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। भारत का राष्ट्रपति इंग्लैंड के राजा के समान कार्यपालिका का नाम मात्र अध्यक्ष होता है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से गठित मंत्रिपरिषद में निहित होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संसदीय शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। आगे देखेंगे, राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? तो किसी भी व्यक्ति को जो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने का पात्र हो, किसी भी व्यक्ति जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो, संसद के किसी भी सदस्य को, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत व्यक्ति को। यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो उसे उपसभापति चुना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 89(2) के अनुसार राज्यसभा यथाशीघ्र एज सुन एज में भी अपने किसी सदस्य को उपसभापति डिप्टी चेयरमैन चुनेगी और उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा किसी अन्य सदस्य को उपसभापति चुन सकती है। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय विट्ठल भाई पटेल जी थे। केंद्रीय विधानमंडल का गठन 1921 ईस्वी में हुआ। 1925 ईस्वी में विट्ठल भाई पटेल इसके प्रथम भारतीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, जबकि इसके प्रथम अध्यक्ष वर्ष 1921 में फ्रेडरिक व्हाइट थे। फ्रेडरिक व्हाइट। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं तदर्थ समिति। संसद द्वारा किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए जो समिति गठित की जाती है उसे अस्थायी या तदर्थ समिति एडहॉक कमेटी कहते हैं। ये समितियां दो प्रकार की होती हैं, प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति। इसका गठन किसी विशेष विधेयक पर विचार करने के लिए किया जाता है, तथा जांच समिति। इसका गठन किसी विशिष्ट मामलों की जांच करने के लिए किया जाता है, जैसे स्टॉक मार्केट घोटाला या बोफोर्स तोप आदि। जब इन समितियों के गठन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो ये अपना प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत कर देती हैं। उसके बाद इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जाता है। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है? तो कटौती प्रस्ताव जो है वो संघीय बजट से संबंधित है। कटौती प्रस्ताव कट मोशन
संघीय बजट से संबंधित है। यह प्रस्ताव विपक्ष द्वारा सरकार की अनुदान की मांगों में कटौती के उद्देश्य से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। यह 3 प्रकार की होती है: नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती तथा सांकेतिक कटौती। लोकसभा की कार्यवाही आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या होती है? गणपूर्ति तो 1/10वां भाग इसका कोरम होता है। तो संविधान के अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही आयोजित करने के लिए गणपूर्ति कोरम उस सदन की कुल संख्या का सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होगी, अर्थात राज्यसभा में 25 एवं लोकसभा में 55 होगी। यदि किसी भी सदन में अपेक्षित गणपूर्ति नहीं है तो सदन का अध्यक्ष या सभापति सदन को स्थगित कर सकता है या अधिवेशन को तब तक के लिए निलंबित कर सकता है जब तक गणपूर्ति न हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 249। संविधान के अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार देता है। यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है तो संसद उस पर विधि बना सकती है। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। तो लोकसभा और राज्यसभा राज्यों की विधानसभाएं। अगला देखेंगे तो उसका यहाँ पे विश्लेषण देखते हैं। भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम लोकसभा एवं विधानसभा हैं। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है तथा यह केंद्र एवं राज्यों दोनों पर समान रूप से लागू होती है। मंत्रिपरिषद केंद्र में लोकसभा एवं राज्यों में विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। इन दोनों सदनों का कार्यकाल इनकी प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक होता है। 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति होते ही लोकसभा एवं विधानसभा को भंग कर दिया जाता है, जबकि राज्यसभा एवं विधान परिषद अस्थायी सदन हैं। एक वर्ष में संसद की कम से कम कितनी बैठकें आवश्यक हैं? तो यहाँ पे देखेंगे जो एक वर्ष में संसद की हैं वो कम से कम 3 बार बैठकें यहाँ पे 2 बार। कितनी बार? 2 बार यहाँ पे बैठकें आवश्यक हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए, अर्थात एक वर्ष में कम से कम 2 सत्रों का आयोजन किया जाना आवश्यक है। भारत की संसदीय परंपरा में एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्रों का आयोजन किया जाता है, जो निम्नवत हैं। तो बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। भारत में किसी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता। तो संसद की स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता। भारत में संसद की अनुमति के बिना कोई भी सरकारी व्यय नहीं किया जा सकता है। विनियोग विधेयक जो एप्रोप्रिएशन बिल्स का उल्लेख अनुच्छेद 114(1) में किया गया है, इसके अनुसार भारत की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कोई धन संसद द्वारा विधि के प्राधिकार के बिना नहीं निकाला जा सकता है। इसके लिए लोकसभा में एक विधेयक पारित किया जाता है, जिसमें लोकसभा द्वारा स्वीकृत अनुदानों की सभी मांगें तथा संचित निधि पर भारित व्यय सम्मिलित होते हैं। करों और सरकारी कार्यों के निर्वाह से केंद्र सरकार को प्राप्त संपूर्ण राजस्व किस निधि में रखा जाता है? तो भारत की संचित निधि में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो भारत की संचित निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत किया गया है। आकस्मिकता निधि एवं राज्यों के लिए धन के आवंटन एलोकेशन के अतिरिक्त भारत सरकार का राजस्व या उसके द्वारा लिए गए करों आदि से जो भी धन प्राप्त होगा उससे एक संचित निधि बनेगी, जिसे भारत की संचित निधि के नाम से जाना जाएगा। विधि के प्राधिकार के बिना संचित निधि से कोई धन नहीं निकाला जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य है? धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है। धन विधेयक संसद के दोनों सदनों में किसी भी प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता, या धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है। आगे देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 109(1) के अनुसार धन विधेयक मनी बिल राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के पश्चात ही केवल लोकसभा में प्रस्तावित किया जाता है, और लोकसभा द्वारा धन विधेयक को पारित करने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के अंदर अपनी सिफारिशों सहित यदि कोई हो तो सिफारिशों सहित लोकसभा को लौटा देती है, और लोकसभा राज्यसभा की किसी एक या सभी सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होती है? तो भारत के प्रधानमंत्री के वेतन और भत्ते संचित निधि पर भारित नहीं होती है। तो देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अनुसार भारत की संचित निधि पर भारित व्यय होगा राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते, जबकि भारत के प्रधानमंत्री के वेतन एवं भत्ते संसद निधि पर द्वारा निर्धारित करती हैं। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। तो देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन, सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों की सहमति से या बिना किसी राज्य की सहमति से। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद को किसी अन्य देश के साथ संधि या करार, ट्रीटी और एग्रीमेंट अथवा किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगठन या निकाय में किए गए किसी संधि या करार के कार्यान्वयन इम्प्लीमेंटेशन के लिए भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के लिए बिना किसी राज्य की सहमति से कोई भी विधि बना सकती है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? तो यह भारत की देन है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल, 0 आवर के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाता है प्रश्नकाल तो 12 बजे से स्टार्ट होता है। इसमें कोई संसद सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के लोक महत्व का कोई भी प्रश्न उठा सकता है। शून्यकाल का वर्ष 1962 में भारतीय संसदीय प्रक्रिया में सम्मिलित की जाती है। शून्यकाल 1962 से संसदीय काल में सम्मिलित होती है। लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव फर्स्ट जनरल इलेक्शन 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक लगभग 4 माह तक चला था। इसमें 489 स्थानों के लिए चुनाव हुए थे। जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष चुने गए थे। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जा सकता है? तो नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को। तो देखेंगे प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तत्पश्चात प्रोटेम स्पीकर द्वारा लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाई जाती है और लोकसभा के सदस्यों में से किसी एक सदस्य को लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। उसके पश्चात स्वतः ही प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। अब आते हैं मंत्रिपरिषद। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 75 के अंतर्गत किया गया है। तो देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे? तो चंद्रशेखर जो थे वो प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे। एच.डी. देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल तथा डॉक्टर मनमोहन सिंह ये प्रधानमंत्री बनने के समय राज्यसभा के सदस्य थे। जबकि चंद्रशेखर बलिया उत्तर प्रदेश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य थे। वे 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों और केंद्र के मंत्रिमंडल सदस्य या संसदीय प्राक्कलन समिति के सदस्य। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही होगा, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नेशनल डेवलपमेंट NDC होता काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 में की गई थी। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इसके सदस्यों में सभी कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के सभी सदस्य, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक इसमें शामिल होते हैं। तो ये ऑप्शन 4 ऑप्शन में से दे करके भी पूछता है कि कौन इसमें शामिल है। तो ये चारों याद रखेंगे पॉइंट। भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है, क्या प्राप्त है? सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास या जनता का समर्थन। तो भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। लोकसभा का विश्वास, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो देखते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रमुख होता है। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अतः प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। भारत में अवशिष्ट शक्तियां
किसमें निहित हैं? तो भारत में अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार में निहित हैं। भारत में अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती हैं। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 248 में किया गया है। इन विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार संसद को है। अवशिष्ट विधायी शक्तियों से तात्पर्य ऐसे विषयों पर विधि बनाने की शक्ति से है जिसका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं किया गया। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान है वह कनाडा के संविधान से लिया गया है। सरकारीय आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? तो यह केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव देने के लिए किया गया था। तो भारत सरकार ने वर्ष 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति सरकारीय आयोग का गठन किया। इसके अन्य सदस्य शिवरमन एवं एस आर सेन थे। इस आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंधों की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने और उसके संबंध में आवश्यक संस्तुतियां देने के लिए किया गया था। इसने वर्ष 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री या भारत के राष्ट्रपति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। तो राष्ट्रीय एकता परिषद यानी कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का गठन अक्टूबर 1961 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा जातिवाद, सांप्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसी समस्याओं से निपटने हेतु किया गया था। इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एच.डी. देवगौड़ा, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो आपको प्रेजेंट टाइम में पता है अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल था वो 1999 से 2004 के आसपास था। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें पूछा गया है प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं एच.डी. देवगौड़ा, तो इनका जो हो जाएगा कार्यकाल 1996 से 97, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का 4। चंद्रशेखर साहब का देखेंगे इनका जो कार्यकाल था 1990 से 91 के बीच था। अटल बिहारी वाजपेयी इनका था 1999 से 2004 और विश्वनाथ प्रताप सिंह इनका हो जाएगा ऑप्शन 2 पर 1989 से 1990। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या बना 4 3 1 2 4 3 1 2। तो ऑप्शन में देखते हैं 4 3 1 2। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो विश्वनाथ प्रताप सिंह देखेंगे 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990 तक इनका कार्यकाल था। चंद्रशेखर का 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक। एच.डी. देवगौड़ा 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक। अटल बिहारी वाजपेयी 10 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक। कैबिनेट का तात्पर्य है, तो कैबिनेट का तात्पर्य कैबिनेट स्तर के मंत्री से है। मूल संविधान में जो कैबिनेट या मंत्रिमंडल सदस्य का प्रयोग नहीं किया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पहली बार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया। मंत्रिमंडल का आशय मंत्रियों के उस समूह से है जिसमें प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। आगे ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। इसका यही ऑप्शन सही होगा। आगे देखते हैं। तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, किंतु मतदान में भाग लेने के लिए आवश्यक है कि वह उस सदन का सदस्य हो। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष द्वारा लोकसभा में लाया जाता है। उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ।
और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा या 85वें संविधान संशोधन के द्वारा 85। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पद का कोई प्रावधान नहीं है, किंतु समय समय पर राजनीतिक कारणों से सत्तारूढ़ दल रूलिंग पार्टी द्वारा संविधान के प्रावधानों से हटकर उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन किया गया। जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन यह स्पष्ट करता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्रियों को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो वो कौन से संविधान संशोधन में? 91 91वां संविधान संशोधन में। संविधान के अनुच्छेद 75(1) क के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसे 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा जोड़ा गया। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, किंतु वह राज्य विधानमंडलों से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्यपाल के पद की शपथ दिलाता है? तो राज्यपाल के पद की शपथ कौन दिलाता है? भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या संबंधित राज्य के निवर्तमान राज्यपाल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है। संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा तथा उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दिए जाते हैं। कहाँ से दिए जाते हैं? तो राज्य की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से या आकस्मिकता निधि से या ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा, राज्यपाल को देने की बात हो रही है तो राज्य के संचित निधि से दी जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 202(3) क के अनुसार राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर भारित होते हैं। राज्य के विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते भी राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री का सचिव या मुख्य सचिव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति एग्जीक्यूटिव पावर राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह राज्य की विधायिका का अंग होता है, वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, उसके पास आपातकालीन शक्तियां नहीं हैं। तो इसमें पूछा है कौन सत्य नहीं है, तो इसमें देखेंगे वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है, यह कथन इसमें सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, वह मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है, यह कथन क्या है? गलत है, यह कथन गलत है। बाकी सभी राज्यपाल के बारे में सही हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं, यहाँ से देखते हैं। अनुच्छेद 161 के अनुसार राज्यपाल उन विषयों के संबंध में जिन पर राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध किए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रविलंब, विराम तथा परिहार करने की अथवा दंडादेश का निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है, परंतु मृत्यु दंड को वह क्षमा नहीं कर सकता है। किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का अनुमोदन होना आवश्यक है। तो राज्य विधानमंडल द्वारा अध्यादेश का होना आवश्यक है। तो अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग उस समय करता है जब विधानमंडल के दोनों सदन में से कोई एक सदन या दोनों सदन सत्र में नहीं होते हैं। यदि राज्यपाल को ऐसा विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनमें तुरंत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। विधानमंडल के सत्र आरंभ होने के 6 सप्ताह के अंदर यदि अध्यादेश को स्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित हो जाता है तो वह अधिनियम बन जाता है। आगे देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 200, यहाँ पे देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक पारित करने के पश्चात राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह विधेयक पर अपनी अनुमति दे अथवा न दे अथवा राष्ट्रपति के विचार हेतु उस विधेयक को आरक्षित कर ले। आगे देखते हैं। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है 25 वर्ष।
तो संविधान के अनुच्छेद 173 के अनुसार विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है और विधान परिषद की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो किसी राज्य का प्रथम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होता है। संविधान के अनुच्छेद 165(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त कर सकता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इसके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। भारत में राज्य के विधानमंडलों का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान परिषद होता है उच्च सदन। संविधान के अनुच्छेद 168(2) के अनुसार जहां किसी राज्य में विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहां एक का नाम विधान परिषद या उच्च सदन और दूसरे का नाम विधानसभा या निम्न सदन होता है। जिस पर राज्य में केवल एक सदन है, वहां उसका नाम विधानसभा होगा। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सम्मिलित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन वहाँ पे देखेंगे कूट दिया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कूट दिया उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है या सही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं केवल 4, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 168(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो कि राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व है, इससे मिलकर बनेगा। तो मुख्यमंत्री के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वह सामान्यतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। मुख्यमंत्री के बारे में बात हो रही है। चयनित होता है राज्यपाल के द्वारा। दूसरा कह रहा है वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है। और तीसरा कह रहा है वह विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है और उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि मुख्यमंत्री के बारे में सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सत्य नहीं है। वह राज्यपाल के द्वारा चयनित नहीं होता है, नियुक्त होता है। तो आगे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपॉइंटेड राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अतः स्पष्ट है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, न कि उसका चयन करता है। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन है? तो सरोजिनी नायडू हैं। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला हैं जिन्हें राज्यपाल पद पर नियुक्त किया गया। वह 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थीं। निम्न में से किसका विघटन नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाएं, राज्य विधान परिषद। इसमें कूट देखेंगे, कूट दिया होगा, कूट नहीं दिया है, तो इसका हो जाएगा राज्य विधान परिषद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, जिसे समाप्त किया जा सकता है परंतु इसका विघटन नहीं किया जा सकता, राज्य विधान परिषद का। तो लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं का विघटन हो सकता है परंतु समाप्त नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को न तो विघटित किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है राज्यसभा को। अनुच्छेद 169 के अनुसार संसद को किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन या समाप्त करने का अधिकार दिया गया है। इस प्रकार विधान परिषद एक ऐसा सदन है जिसे समाप्त तो किया जा सकता है परंतु उसका विघटन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ विधान परिषद की बात हो रही है, इसको समाप्त किया जा सकता है परंतु इसका विघटन नहीं। और राज्यसभा के बारे में अगर बात की जाए, राज्यसभा के बारे में, तो इसे तो न तो विघटित किया जा सकता है और न ही समाप्त किया जा सकता है। दोनों में ध्यान देंगे, राज्यसभा और विधान परिषद दोनों की बातें अलग अलग हैं। राज्यसभा न विघटन किया जा सकता है न समापन, और विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है लेकिन इसका विघटन नहीं किया जा सकता। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी प्रक्रिया सही है? तो यहाँ पे देख सकते हैं लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, या संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा, या लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। अनुच्छेद 169(1) के अनुसार राज्य में दूसरे सदन अर्थात विधान परिषद का सृजन या समाप्ति संसद तब कर सकती है यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दिया हो। विधानसभा के विघटन के बाद
बाद भी उसका अध्यक्ष स्पीकर पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक, नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, जब तक वह रहना चाहता हो, या इनमें से कोई नहीं। तो इन सब में जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विधानसभा के विघटन के पश्चात गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक। तो आगे देखेंगे, विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक अपने पद पर बना रह सकता है। तो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री किस अवधि तक, तो 6 माह तक वह मंत्री अपने पद पर बना रह सकता है। तो देखेंगे यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार यदि कोई मंत्री जो विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उसे 6 माह के अंदर विधानमंडल के किसी सदन की सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक है, अन्यथा 6 माह की समाप्ति पर उसे अपने पद को त्यागना पड़ेगा। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है, तो राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। अनुच्छेद 174 के अनुसार राज्यपाल राज्य विधानमंडल के एक या दोनों सदनों को समय समय पर अधिवेशन हेतु सत्र आहूत कर सकता है तथा उसका सत्रावसान भी कर सकता है, किंतु किसी एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। यदि राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपाध्यक्ष को, या भारत के राष्ट्रपति को। तो जो विधानसभा का अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। अनुच्छेद 179 ख के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा उपाध्यक्ष को तथा विधानसभा का उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकेगा। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो उत्तर प्रदेश में। सुचेता कृपलानी भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थीं। वे वर्ष 1963 में उत्तर प्रदेश राज्य की मुख्यमंत्री बनी थीं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सत्य है। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सत्य नहीं है। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, यह क्वेश्चन सत्य नहीं है, यह ऑप्शन। तो अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को विवेकाधिकार के अतिरिक्त सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान द्वारा राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियां प्राप्त हैं तथा वह अपने सभी कृत्यों के लिए मुख्यमंत्री की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान। तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, तो आंसर नंबर डी सही होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनुच्छेद 168 एक क के अनुसार वर्तमान में भारत के सात नहीं, अब जम्मू कश्मीर हट गया है, तो 6 राज्यों में, यहाँ पे 6 राज्यों में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विधान परिषद हैं, किंतु राजस्थान राज्य में विधान परिषद नहीं है। तो कुल 6 राज्यों में, भारत के कुल 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर जब से केंद्र शासित प्रदेश बना है तो वहाँ पे हट गया है, तो अब 6 राज्यों में विधान परिषद हैं। आगे देखेंगे, विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है, मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश द्वारा, विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा। तो विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 192 के अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित ऐसे किसी प्रश्न पर निर्णय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह लेता है, किंतु अंतिम निर्णय राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। किसी राज्य की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का 1/8, कुल सदस्यों का 1/7 या कुल सदस्यों का 1/6। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो सही रहेगा, केवल 4। तो अनुच्छेद 171 5 के अनुसार जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं वहाँ उसकी कुल सदस्य संख्या के 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यपाल ऐसे व्यक्तियों को राज्य विधान परिषद का सदस्य मनोनीत करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखते हों।
राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, मुख्य सचिव द्वारा या राज्य विधानसभा द्वारा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 164(5) के अनुसार राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण उस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम से किया जाएगा। संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था वह अब है अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी को असम के सीमावर्ती क्षेत्रों से अलग करके वर्ष 1948 में बनाया गया था। वर्ष 1986 के अधिनियम 20 फरवरी 1987 से लागू हुआ। इसके द्वारा इसे अरुणाचल प्रदेश के नाम से अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है, तो 500। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुच्छेद 170(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। किंतु सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पुदुचेरी में विधानसभा सदस्यों की संख्या क्रमशः 32, 40, 40 और 30 हैं, जो इस प्रावधान के अपवाद हैं। सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे 403 विधानसभा की सीटें हैं, जबकि सबसे छोटी विधानसभा पुदुचेरी है, जहाँ पे 30 सीटें हैं। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। भारत में केंद्र के समान राज्यों में भी संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का औपचारिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं तथा राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। राज्य के मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और सभी शक्तियां उसमें निहित होती हैं तथा वह उनका आवश्यकता अनुसार प्रयोग करता है। आगे देखते हैं। राज्यों के वित्तीय लेखाओं पर नियंत्रण रखता है, तो यहाँ पे देखेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य का वित्त सचिव, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल केंद्र के साथ साथ राज्यों के वित्तीय लेखाओं पर भी नियंत्रण का कार्य भी करता है। संविधान के अनुच्छेद 151(2) के अनुसार भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसी राज्य के लेखाओं संबंधी प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा तथा राज्यपाल इस प्रतिवेदन को राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा। राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, तो यहाँ पे देखेंगे किसकी बात हो, धन विधेयक की। दोनों में से किसी में भी, दोनों सदनों में एक साथ, केवल विधानसभा में, केवल उच्च सदन में। तो धन विधेयक की बात होती है तो यहाँ पे केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा धन विधेयक। तो राज्य में जो धन विधेयक है, मनी बिल है, केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 198 के अनुसार धन विधेयक विधान परिषद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 370, ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान के भाग 21 अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित विशिष्ट प्रावधान किए गए हैं। 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय अधिपत्र पर हस्ताक्षर करके जम्मू कश्मीर के भारतीय संघ में शामिल होने की औपचारिक घोषणा की। इस अधिपत्र द्वारा प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार संबंधी शक्तियां भारत सरकार को सौंप दी गई तथा भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। आगे देखते हैं संघ तथा राज्य। तो यहाँ पे देखेंगे विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण का उल्लेख निम्न में से किस अनुसूची में किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में किया गया है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। संविधान के भाग 9 के अनुच्छेद 246 के अनुसार संसद और राज्य विधानमंडलों को संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार दिया गया है। संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है अनुच्छेद 168 से 171 के अंतर्गत, अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत, अनुच्छेद 278 से 91 के अंतर्गत, अनुच्छेद 289 से 95 के अंतर्गत। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 268 से 293 के अंतर्गत संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों की विवेचना की गई है। संघ तथा राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग
12 व अनुच्छेद 268 से 93 तक किया गया है। इसमें भारत की संचित निधि, आकस्मिकता निधि, वित्त आयोग तथा संघ राज्यों के बीच करों के अधिरोपण तथा संगृहीत आदि को सम्मिलित किया गया है। निम्न में से कौन सा विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है? तो शेयर बाजार व वायदा बाजार ये संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। शेयर बाजार का बाजार तथा वायदा बाजार जिसे फ्यूचर मार्केट संघ सूची का विषय है, जबकि अन्य सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। जैसे वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में सम्मिलित किया गया है? वन, न्याय प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण, उपयुक्त सभी। तो वन, जनसंख्या नियंत्रण एवं न्याय प्रशासन को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बड्समैन की स्थापना की सिफारिश की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित वर्ष 2005 द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर स्थानीय सरकारों के लिए लोकपाल ओम्बड्समैन की स्थापना का सुझाव दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? तो समवर्ती सूची का विषय जो है आपराधिक मामले हैं। आपराधिक मामले समवर्ती सूची के विषय हैं, जबकि संचार तथा विदेशी मामले संघ सूची के विषय हैं। संचार और विदेशी मामले संघ सूची के तथा पुलिस जो है यह राज्य सूची का मामला है। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो संघ सूची में विषयों की संख्या 97। भारत के मूल संविधान में संघ सूची में 97 विषय हैं, जो कि अब 100 के पास हो गए हैं। 100 संघ सूचियों में 100 विषय हो गए हैं। तो यह मूल संघ सूची की बात हो रही है। मूल संविधान में तो 97 विषय थे और समवर्ती सूची में 47 विषय तथा राज्य सूची में 66 विषय शामिल थे। जबकि वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं, समवर्ती सूची में 52 विषय हैं तथा राज्य सूची में 61 विषय हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार पर कर लगाने के लिए कौन प्राधिकृत है? राष्ट्रपति, वित्त मंत्री, संसद, राज्य विधायिका। तो संसद यहाँ पे प्राधिकृत है। तो देखेंगे अंतर्राज्यीय व्यापार संघ सूची का विषय है। इस पर कर लगाने तथा कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। संविधान के अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो उस विषय पर संसद कानून बना सकती है। राज्यसभा द्वारा पारित किया गया संकल्प अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक प्रवृत्त रहेगा। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित है समवर्ती सूची में। ऑप्शन नंबर सी। समवर्ती सूची में स्थानीय एवं राष्ट्रीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया है। इस पर विधि बनाने का अधिकार संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को है, किंतु संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में विरोध होने पर संसद द्वारा बनाई गई विधि मान्य होगी। भारतीय संसद में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? तो संसद में सन्निहित हैं। तो देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 248 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है। भारत में अवशिष्ट विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है, जबकि अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों में तथा कनाडा में अवशिष्ट शक्तियों का संघ सरकार में निहित है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 262, अनुच्छेद 263। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 263। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। इसकी स्थापना सरकारीय आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा 18 मई 1990 को हुई। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका उद्देश्य संघ और विभिन्न राज्यों के मध्य आपसी समन्वय की स्थापना करना है। क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ है संविधान द्वारा, संसदीय कानून द्वारा। इसका आंसर होगा संसदीय कानून द्वारा। संसद द्वारा पारित अधिनियम से वर्ष 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई, जो निम्नवत हैं: दक्षिण, उत्तर, मध्य, पूर्व तथा पश्चिम। इसके अतिरिक्त उत्तर पूर्व के लिए 6ठी क्षेत्रीय परिषद की स्थापना वर्ष 1971 में की गई। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय गृह मंत्री होता है।
संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 265 के प्रावधान के तहत कहा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं संविधान के अनुच्छेद 265 के अनुसार विधि के प्राधिकार अथॉरिटी ऑफ लॉ से ही कोई कर अधिरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग समिति संघ राज्य संबंधों से संबंधित है? तो आई के यहाँ इंद्रजीत आईजी गुप्ता, ठीक है, इंद्रजीत गुप्ता समिति जो है ये आपका सही होगा, संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है। जबकि सरकारिया आयोग, राजमन्नार पुंछी आयोग ये सभी संघ राज्य संबंधों से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे देखेंगे, चुनाव सुधारों के लिए वर्ष 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया। चुनाव सुधारों के लिए इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन किया गया था वर्ष 1998 में। इसका उद्देश्य चुनाव कार्यों में राज्य की ओर से वित्त उपलब्ध कराए जाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करना था। इस समिति ने राजनीतिक दलों के चुनावी व्यय के लिए राज्य वित्त प्रदान करने की व्यवस्था लागू करने का समर्थन किया। इस व्यवस्था से उन राजनीतिक दलों को लाभ होगा जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों या वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं थर्ड इसका पार्ट लेकर के, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।